जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 5 रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि 22 एंड 23 सितंबर को हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। तो पहला एडिटोरियल है जी, व्हाट काउंट्स इज सेल्डम काउंटेड। ये हिंदू में कल आया था। तो बात क्या करी जा रही है यहाँ पे कि सेंसस जो है दैट इज नॉट ओनली अबाउट काउंटिंग द अनकाउंटेड। देखिए, अब कास्ट सेंसस को लेकर तो हमने काफी बातें करी हैं पास में कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस इंपेरेटिव क्यों है। इसको लेकर काफी आर्टिकल्स हमने लास्ट मंथ डिस्कस किए थे। अब ये बात कर रहा है सेंस इन जनरल सेंसस के बारे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 2021 में सेंसस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और शायद वो 2022 में सेंसस होगा। बहरहाल इस आर्टिकल में ये भी सुझाव दिया गया कि क्यों ना एक डिजिटल सेंसस हो, बिकॉज ऑलरेडी हम इतना डिजिटल डिस्ट्रप्शन देख रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 2022, बिकॉज एज यू नो दैट दिस एक्सरसाइज हैपेंस वंस इन 10 years, तो व्हाई नॉट हैव अ डिजिटल सेंसस टू इन ऑर्डर टू हैव द लिमिटेशंस जो अभी नहीं हो पा रहा, फिजिकल सेंसस नहीं हो पा रहा। ठीक है, नाउ अब सेंसस सिग्निफिकेंट क्यों है? ठीक है, अब 10 साल में एक बार होता है, ये तो चलो हमको पता है। पुरानी प्रथा है, अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है प्रथा, कॉलोनियल प्रैक्टिस है। तो पहली बात तो सेंसस इस करके जरूरी है बिकॉज इसमें पोटेंशियल बहुत है जिसके थ्रू पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी मेकर्स को बहुत हेल्प मिल सकती है टू डिजाइन इफेक्टिव पॉलिसीज। ठीक है, देखिए सेंसस से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमको? सेंसस से हमको रेजिडेंस, एज, जेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, कौन सी कम्युनिटी का है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, क्या धर्म है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट जो भी सरकार ने पॉलिसीज बनानी है, चाहे वो जेंडर टारगेटेड हो, चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड हो, चाहे वो चिल्ड्रन ओरिएंटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन रिलेटेड हो, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो, चाहे वो एफर्मेटिव एक्शन हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, तो ये सारी पॉलिसीज इफेक्टिव कब हो सकती हैं? जब हमारे पास सेंसस है। ठीक है, सो नॉट ओनली कास्ट सेंसस, अदरवाइज ऑल्सो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस एक्सरसाइज शुडंट बी ओनली अबाउट counting the uncounted. It's not a number game at the end of the day, right? So this engagement can be made more fascinating, and there is a potential of census which can be realized in a much better way. So for example, if we are unable to take a census at the moment because of the pandemic and because of the lockdowns, चलो अब लॉकडाउन्स नहीं है काफी जगह पे, बट इवन अगर वो अप्रीहेंशन है थर्ड वेव का और वट एवर थिंग, सो वी कैन हैव अ डिजिटल सेंसस इन ऑर्डर फॉर मेकिंग बेटर टारगेट, इन ऑर्डर फॉर हैविंग बेटर पॉलिसीज विच थ्रू विच वी कैन टारगेट द ऑडियंस इन अ मच बेटर वे, राइट? नाउ why has the census lost its significance? ऐसा क्यों हुआ है? So पहली बात तो है there is a lot of underutilization और shall we say non-utilization of the census data. इतना effectively उस डेटा को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा in terms of policy making. अगर हम कास्ट की बात करें, कम्युनिटीज की बात करें, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो डेटा है एक किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए वो डेटा अगर हम ले रहे हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मराठास और लेट्स से यादव्स, अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही सिर्फ बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं बेस्ड ऑन द जस्टिफिकेशन दैट लुक दिस इज द स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, वेदर मराठास और वेदर जाट्स और वेदर यादव्स और एज पर द सेंसस, सो ये बात गलत है कि जस्ट टू मीट पॉलिटिकल इंटरेस्ट हम अपने तरीके से सेंसस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो data collected is not dissipated on time, and as you know the government regulates the release of numbers. तो गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कई बार जो भी डेटा में चीजें आती हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और अपनी वोट बैंक को मद्देनजर रखते गवर्नमेंट वो डेटा रिलीज करता है। ठीक है, सो दिस शुड नॉट बी द केस। और वंस इन अ डेकेड, 10 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, काफी सालों से प्रथा चलती आ रही है, but unfortunately the point is that this has been reduced to just a count of population. Now that is a great tragedy because after all it is not only about counting the numbers कि आज हम 125 करोड़ देशवासी हैं कि 150 करोड़ हैं कि 200 करोड़ हैं. This is not a counting game going on. Now what is the way forward? Now excessive associating caste, religion or identification and then the government intervening and designing policies, so this leads to what? This leads to clientelism, patronage. ठीक है कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं सिर्फ मराठास को, इफ आई एम द गवर्नमेंट, दैट आई ओनली वांट द मराठास टू बेनिफिट आउट ऑफ अ सर्टेन पॉलिसी विच आई एम मेकिंग, दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड affirmative action, so I need to ensure that the Marathas have affirmative action, they have sufficient reservation in colleges and jobs and government jobs, etc. And similarly you can't really be very choosy and selective about giving that affirmative action. Okay, so if you have the data, the power is in your hands, then release the data as it is and then design policies for the concerned communities.
ठीक है, एफर्ट शुड बी ऑन एड्रेसिंग द एडवर्सिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी। अब वो इस्लामोफोबिया हमारी कंट्री में बहुत है, जैसे आप सब जानते हैं, तो अक्सर ब्लेम किया जाता है दैट यू नो ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, ये आबादी देश की बढ़ा रहे हैं. सो देर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो. सो वी कांट ब्लेम अ सर्टेन माइनॉरिटी, सो फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स, दैट दे हैव हायर फर्टिलिटी रेट्स. We need to identify the real reason behind this socio-economic backwardness, that why is it so that they are not aware of having a good family, how to efficiently plan a family. So this targeting of a community based on the religion they have or based on the caste they have is not a good practice. चलिए अगला, चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट बास्केट. सो दोस्तों इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है? बात करी गई है, ये हिंदू में कल आया था, इस आर्टिकल में ये बात करी गई है दैट वी हैवंट टैप्ड द पोटेंशियल ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एज येट. राइट, काफ़ी बात फूड प्रोसेसिंग को लेके करी जाती है दैट इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर. एग्रीकल्चर इनकम को ग्रो करना है तो सिर्फ राइस और वीट और पोटैटो को एक्सपोर्ट करके नहीं किसान के पास पैसे आएंगे. वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट देयर आर नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स, लेट्स इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट बास्केट इन द फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो. वी कांट जस्ट एंड अप एक्सपोर्टिंग राइस और वीट और कॉर्न और एटसेट्रा. राइट, वी हैव टू be very innovative in terms of increasing our exports. Now the Indian government has been encouraging agriculture exports to meet an ambitious target of $60 billion by 2022. So do you think that can only be met just by exporting rice and wheat? No. So for that we need to increase the contribution of the food processing industries in this target of 60 billion. Okay, as of now the contribution of the processed food is in the exports is only 11%. Right, so this can certainly be increased to a significant number. Indian food processing industries promises high economic growth. Let me also be very honest, it also promises a high job creation as well, and obviously the profitability as well. Now progress so far what has happened is that by 2020-21 India has exported 13 million tons of non-basmati rice. Let me also tell you that India has been an exporter traditionally of basmati rice. Traditionally India basmati rice बहुत export करता है, but this is good that 13 million tons of non-basmati rice, around close to $5 billion. So this has increased from an average of 6.9 million tons in the previous 5 years. So almost double. So our exports of non-basmati rice in the last 5 years has doubled. So good. So Indian buffalo meat is also a lot of so देखिए यहाँ पे तो काऊ को लेके बहुत एक सेंसिटिव इशू हो जाता है. यहाँ पे काऊ को लेके, गाय को लेके बड़े फिर पॉलिटिक्स हो जाती है, यहाँ पे फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं. बट बहरहाल इंडियन बफलो मीट की जो डिमांड है स्पेशली इन कंट्रीज लाइक वियतनाम, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, काफ़ी ज़्यादा है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लीन कैरेक्टर एंड नियर ऑर्गेनिक नेचर. सो दिस इज अ लॉट ऑफ डिमांड इन दीज कंट्रीज. सो we can increase the exports of the buffalo meat as well. Right, domestic prices of processed food products are much higher compared to the international prices. So therefore what happens, therefore अगर international brands की prices कम है और domestic food जो हमारे domestic processed food products की prices ज़्यादा है, so that will have less demand internally within the country of the processed Indian food brands, and demand would be more for the foreign processed food brands. So we need to work on that also. Main objective of agri-export policy should be to increase India's export in higher value items and not only the primary agriculture products. तो सेंटर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस डायरेक्शन में? तो यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं वेरी ब्रीफली. पहली बात तो नर्चरिंग food processing companies to create that kind of a वातावरण, to create that kind of an environment where these food processing companies can feel nurtured, and ensuring low cost of production so that see, we have a large population over here also. So what is stopping us to consume this processed food? Healthy processed food, right? So if we can ensure, if the government can ensure through its policies and affirmative support low cost of production, so that will have a lot of demand and profitability as well as affordability. So these are some points as far as the food processing is concerned. Next article, ये आज आया हिंदू में, सी लेवल राइज इज सर्टेन. कोई हिडन सीक्रेट तो नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके चलते ये भी कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि भैया जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, अब ये जो है तापमान तो बढ़ के रहेगा. तापमान ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है. अभी हम 2021 की अगर बात करें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, जिसकी ये पॉसिबिलिटी थी कि बाय 2100 जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो जो पेरिस समिट में COP 21 में जो 2015 में हुआ था, कि ये डिसाइड किया था कि कैसे हम सारे देश रोक सकते हैं कि ग्लोबल तापमान 2-2.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन हम कर सकें. खैर वो अब उसका कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी वी हैव ब्रीच्ड दैट लिमिट.
राइट और चांसेस आर दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, सी बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी चांसेस आर कि जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है दैट वुड बी मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस. इनफैक्ट सम रिपोर्ट से that the average temperature in India might increase by 6 degrees Celsius. So that is very scary because we have to see the coming generation also, the future generation also. And it's not only about 2100, it's also about the 22nd century, 23rd century, 24th century, etc. Who knows? Kab tak, like mankind kab tak hai, we never know, right? So the average global temperature has already increased by 1.09 degrees Celsius. CO2 concentration, carbon dioxide concentration in the atmosphere is currently 410 parts per million, ppm is parts per million, compared to 285 parts per million in 1850. So just when the industrialization process has started in the west, उस वक्त जो carbon dioxide concentration थी वो almost like half of it was अभी double हो चुका है, यानी कि उस टाइम पे half था. So close to 700. So this has an impact on the coastal communities, people living across the coastal cities, the coastal areas, because the sea level is rising. Why? Because you see these ice sheets are melting. Arctic Circle, Antarctic Circle, these ice sheets are melting. Melt करने से जो पानी का level है वो raise करेगा और उसके चलते जो coastal communities है वो ज़्यादा खतरे में है. ठीक है. नाउ ये भी इसमें लिखा गया दैट सी लेवल राइज विल कंटिन्यू इवन इफ, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, चाहे आप नेट जीरो कर लीजिए, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिल्कुल जीरो भी कर दीजिए, तभी भी सी लेवल राइज तो होके रहेगा. क्यों? बिकॉज जो ओशंस हैं वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते टू द ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना. ठीक है. सो इवन आफ्टर 70-80 years, no matter how much net zero we are talking about, how much reduction in greenhouse gas emissions we are talking about, still sea level is going to rise and it has already risen. क्या कारण है सी लेवल राइज के? ये थोड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है. एक्सपेंशन ऑफ वार्म ओशन वाटर्स, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ऑन लैंड एंड मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका. सो आई एम श्योर ये सब चीजें आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ी हैं. द एवरेज रेट ऑफ सी लेवल राइज वाज 1.3 मिलीमीटर पर ईयर फ्रॉम द पीरियड 1901 to 1971 एंड दिस रोज टू ऑलमोस्ट डबल. सो 1.3 का डबल भी नहीं, ट्रिपल अगर हम बोलें, ठीक है, 3.7 millimeter per year in the last 15 years. That is the period between 2006 to 2018, right? So 1.3 and now it's 3.7. So that's almost triple. So that this speed of the speed at which the sea level is rising is very concerning. Now, how will this impact the coastal cities in India? Okay. Now, communities along the coast in India, see, we have a long coastline, 7,500 odd kilometers coastline we have. Now, communities along the coast in India are vulnerable to sea level rise and storms which will become more intense and frequent. We are already seeing severe cyclonic storms. एक नहीं दो, राइट? वो तो अभी ये तो प्री मानसून साइक्लोन्स की हम बात कर रहे हैं जो भी इस साल आए थे, राइट? So but again, I mean, these phenomena are happening over a period of time and they are becoming more recurrent. So this is a cause of concern. Even if this is less than a meter, even अगर 1 मीटर के राइज से कम भी होता है सी लेवल by 2100, we have another 60 to 80 years. हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 60-70 साल ही है, ताकि हम ऐसा रिजिलियंट, यहाँ पे वर्ड आता है रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके अलॉन्ग दीज कोस्टल एरियाज. ठीक है. प्रेजेंटली अभी देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ साइंटिफिक मॉडल जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सके कितना सी लेवल राइज अभी हो चुका है और कितना आगे जाके होगा. अभी हम IPCC रिपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है, तो इसके चलते एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत है, सो दैट वी नो दैट हाउ मच इज द सी लेवल विच इज गोइंग टू राइज, सो दैट वी कैन अकॉर्डिंगली मेक द पॉलिसीज. Adaptation to sea level rise must include a range of measures along with the coastal regulation, which should be more stricter and non-lenient, obviously not lenient. And coastal communities, they should be alerted, they should be alarmed, they should be also very participative in terms of whatever guidelines the government will be issuing. And obviously they should play a very constructive role in protecting their areas, their communities in the wake of an adverse event which might happen because of the rising sea level in the near future. चलिए अगला आर्टिकल, द परफेक्ट कोलिशन फॉर अमेरिका. तो देखिए दोस्तों, ये किस कंटेक्स्ट में है? ये है क्वाड इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर इंडो पैसिफिक. अब मोदी जी यूएस गए हैं, ठीक है, वहां पे जो बिडेन के साथ भी मीटिंग होगी. पहली बार जो बिडेन को फिजिकली मिलेंगे, काफी टाइम बाद वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद वो यूएसए भी गए हैं, ठीक है. अब इसके चलते यूएन समिट भी होने वाला है और इसके चलते क्वाड की पहली फिजिकल मीटिंग भी होने वाली है. इस साल क्वाड की मीटिंग हुई थी बट वो वर्चुअल हुई थी जब जो बिडेन आए थे, प्रेसिडेंट बने थे. अब क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है.
अब देखिए आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में ऑकस को लेके, क्वाड को लेके, ऐसी चिंता भी जताई जा रही है कि ऑकस जो है दैट विल मेक दिस ब्लॉक क्वाड इररिलेवेंट। उसके रिगार्डिंग हमने आर्टिकल्स भी परसों डिस्कस किए थे। इनफैक्ट हमने काफ़ी आर्टिकल्स ऑकस को लेके पिछले एक हफ्ते में डिस्कस किए हैं, काफ़ी कुछ लोग लिख भी रहे हैं इसको लेके। और मुझे इस बात का लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में, बिकॉज मोदी जी अभी यूएसए में, तो इसको लेके भी काफ़ी आर्टिकल्स और आएंगे, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वाड एंड ऑकस। तो बात ये आती है कि क्वाड तो देखो जो बिडेन ने कहा है कि बॉस रेलेवेंट है, क्वाड कहीं नहीं जाने वाला, चाहे बेशक हम ऑकस बना रहे हैं, बेशक एक ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का अलायंस बना हुआ है, बट क्वाड अपनी जगह है। ये बात जो बिडेन ने बहुत क्लियरली बोली है, ठीक है। और अभी 1-2 दिनों में मीटिंग भी होने वाली है क्वाड की, ठीक है। सो अब क्वाड रेलेवेंट है और इस आर्टिकल के हिसाब से इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर इंडो पैसिफिक, बिकॉज क्वाड रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्वाड रिप्रेजेंट्स मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। अब इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली बात, द कोलिशन फिट्स विद द प्रेसिडेंट जो बिडेन एज अ प्रेसिडेंट डिजायर टू सी डेमोक्रेसीज ट्राई टू डिलीवर एंड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच एम्फसाइजिंग अलायंसेज एंड पार्टनरशिप्स। लुक, ये क्वाड का जो आइडिया है ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। खैर आइडिया तो बहुत पुराना है, आइडिया तो डेट्स बैक टू 2004, ठीक है, जब सुनामी आया था इंडियन ओशन में। लेकिन ये जो एज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, इसकी बात ट्रंप ने काफ़ी मोबिलाइज करी थी। अब इसके चलते अब जो बिडेन जब आए हैं तो वो इसी एजेंडा को कैरी ऑन कर रहे हैं। और जो बिडेन ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है दैट अमेरिका इज बैक एंड अमेरिका इज रेलेवेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इज रिट्रीट ऑफ अमेरिका, जो बिडेन सेइंग दैट नो, अमेरिका इज बैक एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाइक माइंडेड अलायंसेस। सो दिस क्वाड इज इन सिंक विद व्हाट जो बिडेन्स एजेंडा इज, राइट। सो अलायंस इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अप अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर दिस ब्लॉक। Like Trump, Biden officials जो है they envision a significant role for a non-ally. See, India has good relations with USA, but India is not an all-time ally of USA because of the non-alignment ideology which we had in the last 70-75 years. Now we don't have now we are not following the non-aligned philosophy, the non-aligned ideology, but India has not been a traditional or a strategic ally of America, right? But nevertheless, India is a very strategic partner in context of Quad for America, not a China first approach. Now see, क्वाड के प्रियम्बल में, क्वाड के चार्टर में ये कहीं नहीं मेंशन कि ये हम इस करके बना रहे हैं कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। ये तो बात पता है, ये तो बच्चे को बात पता है कि क्वाड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। प्राइम ऑब्जेक्टिव है चाइना के जो अग्रेशन को कंट्रोल करने का, चाइना के बेलिजरेंस को कंट्रोल करने का इन द इंडो पैसिफिक। तो ये तो बच्चे को बात पता है। बट अमेरिका ये कहता है और ये बाकी सारी कंट्रीज कहती हैं दैट लुक, हमको चाइना की इतनी परवाह नहीं है, हम और भी इशूज़ हैं जो हम क्वाड में हम बात करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल इशूज़ हैं, ट्रेड इशूज़ हैं, कनेक्टिविटी इशूज़ हैं, ठीक है। पैंडेमिक आ गया, कोविड आ गया, वैक्सीनेशन इशूज़ हैं कि हम कैसे वैक्सीनेशन प्रोडक्शन रैंप अप कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। नाउ बायलेटरल अलायंसेस एंड पार्टनरशिप्स, ये सब ठीक है, ये रीजनल अलायंसेस, बायलेटरल अलायंसेस, ट्राइलेटरल अलायंसेस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब नेसेसरी और ये सब ठीक है, बट दे आर इनसफिशिएंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद टुडेज चैलेंजेस, स्पेशली in terms of dealing in the Indian Ocean region in context of Indo-Pacific with a rising might of China. Now, Quad will what? Quad will ensure a rules-based world order in the Indo-Pacific region. Essentials engagement in Quad. So, number one is combating COVID and climate change. Now, climate change is one issue which is going to impact every country. So, I'm sure every country, whether developed or whether developing, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी हो, climate change is one issue जहाँ पे अब कोई ये नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था that climate change is a joke, climate change is a farce. Well, now we can't say that. It is real and it is happening in front of us, right? So these countries can also work on climate change, on dealing with the post-COVID challenges. The 4 countries and their navies will engage each other in several exercises. So one of them is Malabar. Commitment to have a joint vaccine production for the needy Indo-Pacific countries by 2022, yet to deliver. ये प्रॉमिस तो बहुत किया था जो बिडेन ने, लेकिन अमेरिका की आदत है कि अमेरिका प्रॉमिसेस बड़े कर देते हैं, बट लेट्स सी ये इस पे कितनी अपनी बात पे खड़े उतरते हैं। द चार्टर ऑफ द ग्रुपिंग डज नॉट मेंशन द सी वर्ड, यानी कि चाइना। तो सी वर्ड यहाँ पे चाइना है इन एनी वे, बिकॉज ये नहीं चाहता कि चाइना को लगे कि हम चाइना को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। देखिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी ये कहती है, अब यूएस की आदत है बातें घुमा फिरा के कहने की, लेकिन बात वहीं पे जाती है, ठीक है। अब यूएस कहता है कि हमको रशिया की टेंशन नहीं है, रशिया का वो हो गया, टाइम खत्म हो गया, वो कोल्ड वॉर वाला जमाना खत्म हो गया, हमको रशिया की इतनी टेंशन नहीं है। बैरक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ज्यादा फोकस अपना चाइना पे रखा था, लेकिन
ये बात यूएस भी एडमिट करने से कतराता है कि नहीं, हमने ये अलायंस, चाहे वो ऑकस है, चाहे वो क्वाड है, चाहे वो कोई और है, कि हम वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। देन नो नो नो, वी आर नॉट टारगेटिंग चाइना, वी आर ऑल लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हु आर एंगेज्ड इन द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, सो दे डोंट यूज दिस वर्ड डायरेक्टली, right? However, it is very obvious and it is very implicit with the evolving US foreign policy that look, we are back, we are the dadas and we are back. Trump had said that no, we are not the dadas, we want to just cater to our own people, America first. But Biden is saying that we are back. And so US foreign policy, that for them, China's rise and aggression is to be kept under control by forming these like-minded alliances like Quad. चलिए अगला आर्टिकल है जी इकोनॉमिक, ये अगला आर्टिकल अगेन क्वाड के कंटेक्स्ट में है, द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड। गुड आर्टिकल, हिंदू में आता है क्योंकि हम क्वाड की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की भी बात आ जाती है, बिकॉज लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट क्वाड इज not only about, although it is a security alliance, but it needs to be seen much beyond as a security alliance. Also, it needs to be seen as a economic alliance also of 4 like-minded countries. And mind you, these 4 countries, one is an emerging economy, India, and 3 of these countries are developed economies, Australia, Japan, and USA. So I'm sure by now you know which 4 countries are in Quad. Could come in the prelims also because Quad को लेके बहुत चर्चा रही है, means में तो पक्का आएगा ही आएगा। For India, each of the other 3 countries is strategic partner. तो पहली बार इस फोरम में इंडिया इन तीनों कंट्रीज के साथ एंगेज नहीं कर रहा। पहले भी इंडिया इंडिविजुअली ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, यूएसए के साथ एंगेज करता रहता है और बायोलैटरल रिलेशन तीनों कंट्रीज के साथ इंडिया के अच्छे हैं, ठीक है। नाउ इंडिया का जो टोटल ट्रेड है विद द 3 क्वाड पार्टनर्स इज ओवर $108 बिलियन। नाउ दिस कैन बी इंक्रीज टू अ लॉट, ये कम है मेरे हिसाब से। अभी इवन यू नो बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें, तो इंडिया अभी चर्चा कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, यूएस के साथ तो चलो कैंसिल हो गया, कुछ है रुकावटें हैं, बट चलो एनी हाउ एक $108 बिलियन का ट्रेड हम करते हैं, बट ये और भी हो सकता है। आई सी दिस राइजिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स अच्छे कंट्रीज ले सकें दूसरे के साथ। दिस अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 16% ऑफ इट्स टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। Okay, good. Now, US is India's second largest source of foreign direct investment. The largest is Singapore. So, US is the second largest. While Japan के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, फॉर्मिडेबल हैं, एंड जापान हैज़ अ नोटेबल फुटप्रिंट, स्पेशली अगर हम इंडिया के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट ऑफ क्वाड, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो पहली बात तो आती है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सो ठीक है, सिक्योरिटी अलायंस है, चाइना के राइस को चेक करना है, सब करिए, कोई बात नहीं, सबमरीन्स बनाइए, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाइए, वट एवर, दैट इज फाइन, बट इकोनॉमिकली आप कैसे एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यू नो इंडिया एंजॉयज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस मिलिट्री वाइज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, फाइन, बट वी नीड टू ऑल्सो एंगेज दीज कंट्रीज एंड यूटिलाइज दिस मौका, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट आवर इकोनॉमी वेल विद दीज कंट्रीज, to establish alternate manufacturing hubs and make regional supply chains more diversified. Now, post-COVID, many countries have shown the reservation कि हम चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, हम चाइना में सेटअप नहीं करेंगे। अब वियतनाम में, ताइवान में, इंडोनेशिया में सेटअप करना चाहते हैं, तो इंडिया शुड यूटिलाइज दिस मौका, इंडिया शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट और बढ़ सके, स्पेशली इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ठीक है। सो फॉर दैट इंडिया हैज टू इंश्योर एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, नॉट ओवर रेगुलेट बट फैसिलिटेट, ठीक है। सो इनोवेटिव फाइनेंसिंग एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स कैन enlarge the space for private industry and support public funds in the endeavor. Our needs are massive. Infrastructure development needs massive trillions and trillions of dollars. So that thing can happen with better collaboration with these countries. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही रहे हैं तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन मस्ट बी बिल्ट इनटू द टेम्पलेट, ठीक है। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट एनवायरमेंट, वी हैव टू बी very focused on sustainable development also, at the same time meeting the aspirational needs of infrastructure, and cooperation on multiple dimensions like climate change is proposed, which includes financing, कैसे वो green technologies हम ये developed देश जो हैं US जैसे, कैसे वो clean technologies, green technologies finance कर सकते हैं, खास करके इंडिया जैसे देश को जिसकी अपनी प्रायोरिटीज़ अभी कुछ और हैं। इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ऑब्वियसली उसकी एस्पिरेशंस, उसकी जो नीड्स हैं अभी कुछ और हैं। अब हमको ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए फंडिंग चाहिए, तो बजाय कि यूएस प्रेशराइज करे कि भाई बाय 2050 आप नेट जीरो के टुवर्ड्स चलिए, आप यूएस शुड कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर टेक्नोलॉजीज, क्लीनर टेक्नोलॉजीज, सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड ऑल्सो हेल्पिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
तो ये 5 एडिटोरियल से ब्रीफली और क्रिस्पली हमने ये डिस्कस करे हैं। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, दिन कम रह गए प्रीलिम्स के लिए, तो पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत करिए, बिलीव इन योरसेल्फ। हम मिलते हैं परसों। जय हिंद।